डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 न्यूटोनियन फ्लूइड मैकेनिक्स। आज इस लेक्चर में हम प्लेन पॉइज़ले फ्लो करेंगे। इस प्रॉब्लम को पॉइज़ले ने एक्सपेरिमेंटली किया था कि दो पैरेलल फिक्स प्लेट के दरमियान कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट से फ्लो जो है वो इंड्यूस किया था और डिफरेंट फ्लो वेरिएबल को उसने डिस्कस किया था। तो आज हम इस प्रॉब्लम को डिटेल से करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, नॉन डायमेंशनलाइजेशन करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। कंसीडर अ फुली डेवलप्ड प्लेन पॉइज़ले फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड व्हेन न्यूटोनियन फ्लूइड इज फोर्स्ड बिटवीन टू स्टेशनरी प्लेट। एक तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये गिवन है कि जो आपके पास फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, न्यूटोनियन फ्लूइड है, फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी इनफाइनाइट प्लेट। अब यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेट इसलिए यूज़ किया गया है वर्ड क्योंकि हम एंड इफेक्ट को निगलेक्ट करना चाहते हैं। तो सिर्फ दो बाउंड्रीज होंगी हमारे पास, इनलेट और आउटलेट बाउंड्री कंडीशन जो है वो नहीं होगी अंडर दी कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि जो फ्लो होगा वो कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट के वजह से इंड्यूस होगा। अब चूँकि ये फ्लो जो है वो हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल मोशन में ग्रेविटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड और वॉल्यूम फ्लो रेट। बेसिक गवर्निंग इक्वेशन जो है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले जो है वो हमें बेसिक गवर्निंग इक्वेशन की ज़रूरत होती है। ये बेसिक गवर्निंग इक्वेशन जो है वो हमने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ी थी। अब बेसिक गवर्निंग इक्वेशन जो इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड जिसमें हम जो है वो थर्मल इफेक्ट को निगलेक्ट करते हैं, उसमें पहली जो गवर्निंग इक्वेशन है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, दूसरी जो है वो मोमेंटम बैलेंस है। इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं और इसके लिए लीनियर मोमेंटम जो है वो इक्वेशन का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। अब इसमें v वेलोसिटी वेक्टर है, t यानी इंस्टेंट ऑफ टाइम है, रो कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, p प्रेशर है, s एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर है, f जो है वो बॉडी फोर्स पर यूनिट है, मैस है और एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर जो है वो न्यूटोनियन फ्लूइड का इक्वेशन नंबर 3 में गिवन है। अब यहाँ पे म्यू जो है वो डायनामिक विस्कोसिटी है, a1 रेवोल्यूशन टेंसर है जो कि इक्वेशन नंबर 4 में गिवन है और ग्रेडियंट ऑफ v इक्वेशन नंबर 5 में गिवन। तो आगे इक्वेशन की कंटिन्यूटी भी इससे आगे होगी, यानी कि आज के लेक्चर में इक्वेशन नंबर 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे और ये पिछले लेक्चर से हम इसको यूटिलाइज करेंगे। इसके बाद जो है वो अगला सेक्शन जो है वो प्रॉब्लम फार्मूलेशन का है। तो प्रॉब्लम फार्मूलेशन का मेजर पोर्शन जो है वो हम इसकी स्टेटमेंट से उठाते हैं कि वो कंसीडर स्टडी लैमिनर पैरेलल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड बिटवीन टू इनफाइनाइट स्टेशनरी प्लेट फुली डेवलप्ड न्यूटोनियन फ्लूइड। ये सब कुछ हमने जो है वो इसकी स्टेटमेंट से उठाया है। न्यूटोनियन फ्लूइड बिटवीन स्टेशनरी प्लेट इज इंड्यूस्ड बाय द कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो हमें दिया गया है कि वो dp/dx है, ठीक है। इसका मतलब है प्रेशर जो है वो सिर्फ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। अब कुछ अजम्पशंस हैं वो हम अज्यूम करते हैं कि वी अज्यूम दैट फ्लूइड कंप्लीटली वेट्स द प्लेट, फ्लो इज ओनली ड्यू टू द कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि कोई और सोर्स नहीं है फ्लो का और कोई बॉडी फोर्स नहीं है। बॉडी फोर्स मीन जैसे कि हम ग्रेविटी की इन्वॉल्वमेंट को लेते हैं तो ग्रेविटी का भी इफेक्ट नहीं है। अब इसकी जो डायग्राम बनती है या स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन का वर्ड भी यूज़ करते हैं वो यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है कि दो स्टेशनरी पैरेलल प्लेट्स हैं, इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है या डिस्टेंस है उसको हमने 2h कहा है और और ये प्लेट जो है इनफाइनाइट है। एंट्रेंस पे जो है वो कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट से जिसको हमने dp/dx है फ्लूइड एंटर हो रहा है और इस कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो है वो दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो है वो फ्लो होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट जो स्टेप होता है वो होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करना। अब क्योंकि ये पैरेलल प्लेट है, प्लेन पॉइज़ले फ्लो है, इसका मतलब है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज़ करना है।
और दूसरा चूंकि ये कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से दोनों प्लेट जो एट रेस्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, एक मिड प्लेन डिफाइन कर लेंगे। ये मिड प्लेन जिसको मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से डिफाइन किया हुआ है, तो ये मिड प्लेन ऐसा प्लेन होगा जो इन दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस है उसको इक्वली डिवाइड करे। जैसे कि टोटल डिस्टेंस 2h है, तो मिड प्लेन से किसी भी प्लेट की तरफ जो डिस्टेंस होगा वो h होगा, ठीक है। तो इस मिड प्लेन के ऊपर मैंने x एक्सिस को डिफाइन किया है और y एक्सिस को नॉर्मल टू द प्लेन डिफाइन किया है, नॉर्मल टू द प्लेट कह सकते हैं आप। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस या जो हमने मिड प्लेन डिफाइन किया है उसके अबाउट जो है वो सिमेट्री होगी, यानी कि अगर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिड प्लेन के ऊपर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो गया, हम कैलकुलेट भी करेंगे। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वेलोसिटी कम होती जाती है और प्लेट पे आके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। इसी तरह मिड प्लेन से जब हम नीचे जाते हैं तो इसी तरह वेलोसिटी कम होते होते लोअर प्लेट पे वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो स्टडी कर लें तो हमारे लिए अनफ है। हम कहेंगे जिस तरह की ये यहाँ पे फ्लूइड फ्लो का बिहेवियर इसी तरह का नीचे भी पोर्शन में होगा, ठीक है। तो हमारी दो बाउंड्री कंडीशन है, इसका मतलब जो हमारी डोमेन है यहाँ पे वो डोमेन जो है वो 0 से h है। अब 0 पे जो बाउंड्री कंडीशन है, चूंकि यहाँ पे कोई सॉलिड बाउंड्री कंडीशन नहीं, दो फ्लूइड की एक ही किस्म के जो फ्लूइड है उसकी लेयर है, तो यहाँ पे जब दो फ्लूइड मिल रहे होते हैं एक ही किस्म के वैसे फ्लूइड है, तो y इज इक्वल टू 0 पे जो एक बाउंड्री कंडीशन है वो शेयर स्ट्रेस की फॉर्म में होगी। वो शेयर स्ट्रेस यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो है यानी कि y इज इक्वल टू 0 पे एस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, शेयर स्ट्रेस का ये कंपोनेंट है, ये हम कैलकुलेट भी करेंगे, तो ये इक्वल टू 0 है। और y इज इक्वल टू h पे u इज इक्वल टू 0 है, यानी कि इस पॉइंट पे एक बाउंड्री कंडीशन इस पॉइंट पे होगी और एक बाउंड्री कंडीशन जो है वो इस पॉइंट पे होगी। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू h पे जो है वो चूँकि प्लेट स्टेशनरी है इसलिए नो स्लिप कंडीशन की वजह से ये बाउंड्री कंडीशन भी 0 है। अब फ्लो चूंकि सिर्फ x एक्सिस की डायरेक्शन में है, सिर्फ वन डायमेंशनल है, y और z की डायरेक्शन में फ्लो नहीं है, तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो इस फॉर्म में होगा जिसमें u नॉन जीरो होगा, बाकी दोनों कंपोनेंट जो है वो जीरो होंगे, v और w। अब आपने चेक करना है कि u है जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे डिपेंड करता है या y पे डिपेंड करता है। ये चेक करने के लिए जो है वो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन अब चूंकि v और w ज़ीरो है तो ये पार्ट भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो पार्शियल u बाय पार्शियल x इज इक्वल टू 0 होगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे पिछले लेक्चर में था। अब u विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते इक्वल 0 तब भी आएगा जब u जो है वो x का फंक्शन नहीं होगा। जब वो x का फंक्शन नहीं है तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि एक प्लेन की बात हो रही है, एक्स वाई प्लेन है, तो u जो है वो सिर्फ फिर y का फंक्शन होगा। जब u जो है y का फंक्शन है तो x टेस्ट टेंसर भी हमारा y का फंक्शन होगा। अब इस इक्वेशन नंबर 6 को हम प्रोफाइल 6 का नाम देंगे। इक्वेशन नंबर 5 अपॉन यूजिंग प्रोफाइल 6। अब इक्वेशन नंबर 5 कौन सी है, जो पिछले लेक्चर में हमने ये यूज की थी। बेसिक गोवर्निंग इक्वेशन हमने चूँकि पिछले लेक्चर से पिक की हैं, तो ये ग्रेडियंट ऑफ v इक्वेशन नंबर 5 है। तो इसमें जब मैं प्रोफाइल को पुट करूँगा तो मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ v जो है वो वही आ जाएगा जो हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किया था। इसका जो ग्रेडियंट ऑफ v होगा वो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 7 और 8। 7 और 8 को जब मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूँगा, मतलब यहाँ पे a1 इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ v प्लस ग्रेड ऑफ v ट्रांसपोज, तो मेरे पास जो है वो फर्स्ट लेवल रिएक्शन टेंशन इक्वेशन नंबर 9 के फॉर्म में आ जाएगा। जब मैं इक्वेशन नंबर 9 को जो मेरे पास एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर था जो हमने डिफाइन किया है इक्वेशन नंबर 3 में, उसमें पुट करूँगा तो यहाँ तक हम पहुँचेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू पुट की और उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंसर है उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। इसके 9 कंपोनेंट होते हैं। जो डायगोनल में है
उसको हम नॉर्मल स्ट्रेसेस कहते हैं, और अदर देन डायगोनल जो है उसको हम शीयर स्ट्रेसेस कहते हैं। विच फॉलो, अब इससे हम जो है वो नॉन ज़ीरो कंपोनेंट और ज़ीरो कंपोनेंट जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। अब नॉन ज़ीरो कंपोनेंट को हमने इक्वेशन नंबर 11 में लिखा है, और ज़ीरो कंपोनेंट को हमने इक्वेशन नंबर 12 में लिखा है। इसके बाद जो मोमेंटम बैलेंस थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर जो 2 है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को कंपोनेंट वाइज हमने लिखना है। जब कंपोनेंट वाइज लिखेंगे तो सिमिलरली, अब चूंकि ये टाइम स्टडी प्रॉब्लम है, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, यूँ जो है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता, ये वी की वजह से ज़ीरो हो गया, ये डब्ल्यू की वजह से ये ज़ीरो हो गया। अब ये चूंकि एस एक्स जो है वो ज़ीरो है, एस एक्स जी भी ज़ीरो है। अब इसमें ग्रेविटी की इन्वॉल्वमेंट कोई बॉडी फोर्स नहीं है। जो बाकी चीज़ रह जाएगी वो ये पार्शल पी बाय पार्शल एक्स, और ये पार्शल वाई बाय पार्शल वाई एस एक्स वाई, ये चूँकि नॉन ज़ीरो स्ट्रेस कंपोनेंट है। अब मैं जब वाई और जी कंपोनेंट की बात करूँगा तो वो सारी टर्म जो है वो वाई टर्म, अगर वाई में देखें तो ये सारी टर्म जो है वो कैंसिल हो गई हैं। तो जीरो इज इक्वल टू जीरो मीन वाई कंपोनेंट आइडेंटिकली सेटिस्फाइड। इसी तरह जी कंपोनेंट भी जो अगर आप चेक करेंगे तो वो भी आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ कि ये पार्शल पी बाय पार्शल वाई क्यों ज़ीरो है, क्योंकि ये प्रॉब्लम में गिवन है कि जो पार्शियल ग्रेडियंट है वो सिर्फ हमारे पास डी बी बाय डी एक्स है। इसका मतलब है बाकी प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है, इसलिए पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई ज़ीरो हो गया। अब इक्वेशन 3, अब चूँकि प्रेशर पी जो है वो सिर्फ एक्स पे डिपेंड करता है, तो ये तो पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल हटा देंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे जैसे इक्वेशन नंबर 14 में गिवन है। बाउंड्री कंडीशन को हम ज्योमेट्री में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ये सिमेट्रिक बाउंड्री कंडीशन है, ये मिड प्लेन पे थी कि शेयर स्ट्रेस की फॉर्म में होती है, शेयर स्ट्रेस इक्वल टू ज़ीरो एट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और u इज इक्वल टू ज़ीरो एट वाई इज इक्वल टू एच, ये अपर प्लेट पे है, तो इसको हमने नो स्लिप कंडीशन कहा है। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है जी इसको नॉन डिमेंशनलाइज करना। तो नॉन डिमेंशनलाइज करने के लिए जो हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको करेक्टरिस्टिक जो उनकी स्केल होगी उस करेक्टरिस्टिक स्केल से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है सबसे पहले जो है वो हमें अब करेक्टरिस्टिक स्केल जो है वो डिफाइन करनी है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक जो लेंथ स्केल है वो हमारे पास एच है। अब y को हमने डिमेंशनलेस करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है। तो y को डिमेंशनलेस करने के लिए मुझे जो है वो एक लेंथ स्केल चाहिए थी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है, इसकी डायमेंशन लेंथ वाली है, तो मुझे लेंथ की डायमेंशन चाहिए थी अदर देन y। तो मेरे पास जो है वो मिड प्लेन से अपर प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस h है, h को मैं करेक्टरिस्टिक लेंथ ले सकता हूँ, ठीक है, रेफरेंस भी इसको कह सकते हैं। अब चूंकि अगर आप डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो सिर्फ u है, ना अपर प्लेट मूव कर रही है ना लोअर प्लेट मूव कर रही है। इसका मतलब है हमारे पास इस डायग्राम में गिवन स्टेटमेंट में हमारे पास जो है वो कोई करेक्टरिस्टिक वेलोसिटी स्केल मौजूद नहीं है। इसका मतलब हमारे पास जो ज्योमेट्रिक पैरामीटर और फ्लो पैरामीटर्स हैं उनमें ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स जो हैं और फ्लूइड पैरामीटर्स हैं उनसे हमने जो है वो वेलोसिटी स्केल बनानी है। कैसे बनानी है ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। यहाँ पे देखें मैंने जो है वो म्यू ओवर रो एच इस सारी टर्म को जो है वो एज करेक्टरिस्टिक वेलोसिटी स्केल ले लिया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना तकरीबन साहब के जो है वो ऐसा यूनिट भी लिखे हुए हैं, म्यू का ऐसा यूनिट भी लिखा हुआ है, डेंसिटी का भी लिखा हुआ है, एज का भी लिखा हुआ है, जो शेयर स्ट्रेस है उसका भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और प्रेशर का भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है जो मैंने एज अ करेक्टरिस्टिक
वेलोसिटी स्केल लिया, इसका यूनिट जो है वो वेलोसिटी वाला कैसे बनता है, जब मैं डायनामिक विस्कोसिटी किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड इसका यूनिट वो ऐसा यूनिट पुट करूँगा, डेंसिटी का पुट करूँगा, मीटर का पुट करूँगा, तो ये सारे कटा के जो है वो मीटर पर सेकंड आएंगे। इसलिए मैंने इसको जो है एज ए करेक्टरिस्टिक वेलोसिटी, यानी कि ऐसा अगर कोई अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास डेंसिटी होगी, रो होगी, कोई लेंथ होगी, तो उसको इस तरह आप जो है वो डिफ़ाइन करके उसकी वेलोसिटी स्केल रेफरेंस स्केल बना लेंगे। अब हमारे पास जो भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको हम जो है वो करेक्टरिस्टिक स्केल से डिवाइड करेंगे। जैसे एक्स टैरिक डिफाइन करते हैं हम, एक्स को करेक्टरिस्टिक एच से डिवाइड करेंगे, इस तरह वेलोसिटी को उसकी करेक्टरिस्टिक वेलोसिटी स्केल से डिवाइड करेंगे, वाई को भी हम डिवाइड करेंगे एच से। अब शेयर स्ट्रेसेस को भी हमने इस तरह करेक्ट डिमेंशनलेस किया हुआ। वैसे ये आपके लिए चूँकि आज कैलकुलेट नहीं करनी, इसलिए इसकी जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो प्रेशर को जो है वो हम इसकी करेक्टरिस्टिक स्केल से डिवाइड करेंगे। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगेन इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे सिर्फ यू वाई और प्रेशर की जो वैल्यू यूज़ करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 17 को मैं 14, 15 और 16 में जब मैं पुट करूँगा, अब इनको पुट ऐसे ही करना है जैसे आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं उसमें वैल्यूज़ जो है वो यूज़ करते हैं, तो आपने बिल्कुल वैसे ही पुट करना है। तो जब आप पुट करेंगे तो स्टेरिक के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको आपने बाहर ले आना है। जैसा कि यहाँ पे मैं स्टेरिक के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको बाहर ले आया हूँ, इधर भी मैंने इसी तरह ही किया है, स्टेरिक के अलावा सारी क्वांटिटी को बाहर ले आया हूँ। और ये फिर इसके बाद दोनों तरफ टर्म जो है वो कट हो गई हैं, और स्टेरिक को मैं रिमूव कर देता हूँ, ना भी करूँ तो फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन रिमूव कर देते हैं ताकि कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम हो जाए, बार बार हमें स्टेरिक ना लगाना पड़े। इसी तरह जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको भी डिमेंशनलेस करेंगे। डिमेंशनलेस करने के लिए वो हम इक्वेशन नंबर 17 को पुट करेंगे। 17 को पुट करेंगे तो स्टेरिक के अलावा जितनी टर्म्स हैं उनको बाहर ले आएंगे, ये उधर जाके 0 हो जाएगी। स्टेरिक को रिमूव करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 19 आ जाएगी। इसी तरह नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन को भी आपने नॉन डिमेंशनलाइज करना है। नॉन डिमेंशनलाइज करेंगे, स्टेरिक को ड्रॉप करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 20 आ जाएगी। अब 17 को जब मैं इक्वेशन नंबर 11 में पुट करूंगा, जो नॉन ज़ीरो कंपोनेंट था, इक्वेशन नंबर 11 नॉन ज़ीरो कंपोनेंट था शेयर स्ट्रेस का, तो उसको पुट करूंगा। तो पुट करने के बाद स्टेरिक के अलावा ये वाली जो टर्म्स हैं ये बाहर आ जाएंगी इसमें से भी, तो ये दोनों तरफ कट जाएंगी। तो मेरे पास डिमेंशनलेस फॉर्म में आफ्टर ड्रॉपिंग स्टेरिक जो है वो इक्वेशन नंबर 11 में जो है वो आ जाएगा उसका नॉन ज़ीरो कंपोनेंट। अब इक्वेशन नंबर 18 को, अब चूँकि अब 21 को मैं डायरेक्ट पुट नहीं करता, दो तरीके हैं। आप 21 को चाहे तो इसमें इक्वेशन नंबर जो है वो 18 में पुट करें, तो इंटीग्रेट करें, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इक्वेशन नंबर 18 को एज इट इज़ इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करेंगे आपके पास इक्वेशन नंबर 22 आ जाएगी। अब इसमें जो इक्वेशन नंबर 22 है इसमें C1 जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब हमारे पास सरफेस एशिया स्ट्रेस की फॉर्म में एक बाउंड्री कंडीशन मौजूद है जिसको आप इक्वेशन नंबर 19 का है। जब 22 में पुट करेंगे तो एस एक्स वाई ऑफ 0, यानी कि जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ 0, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। ये भी बाउंड्री कंडीशन इक्वल टू 0 है, तो C1 की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई। जब 23 से C1 की वैल्यू 22 में पुट करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 24 आ जाएगी। अब हमने ऊपर जो है वो इसकी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, यानी कि अब 21 को मैं 24 में पुट करूँगा। 21 इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है। तो एस एक्स वाई की वैल्यू डी यू बाई डी वाई पुट करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 25 आई। अब ये एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और चूँकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो एक ही बाउंड्री कंडीशन चाहिए, और एक बाउंड दो से एक बाउंड्री कंडीशन ऊपर हमने यूज़ कर लिया है, एक बाउंड्री कंडीशन रह गई है उसको हम यूज़ करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 25 को विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 26 आ जाएगी। अब यहाँ पे C2 जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है।
अब बाउंड कंडीशन जो रहेगी जिसको हमने स्लिप बाउंड कंडीशन कहा उसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन जो है वो C2 आ जाएगा। C2 की वैल्यू जो उठा के 27 से 26 में पुट करूँगा, रीअरेंज करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 28 आ जाएगी, विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन पॉजिटिव फ्लो ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड। अब इस एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं कि y=0 होगा तो वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है वो वेलोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी y=0 पे है जो कि -1/2 dp/dx के इक्वल है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है कि इफ़ द प्रेशर ग्रेडियंट इज नेगेटिव देन द फ्लो इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। जब प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव होगा तब जो है वो फ्लो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में होगा, और जब प्रेशर ग्रेडियंट को आप पॉजिटिव ले लेंगे तो उसकी फ्लो की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव एक्स की तरफ हो जाएगी। इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट जब ग्राफ बनाएंगे तो प्रेशर ग्रेडियंट नेगेटिव लेगा। वॉल्यूम फ्लो रेट डायमेंशनल फॉर्म इक्वेशन नंबर 13 में गिवन है, तो अब इसको भी हमने डायमेंशनलेस करना है। ये अच्छा, यहाँ पे देखें ये Q = -h/h, ये पूरी डोमेन है यानी कि लोअर प्लेट से अपर प्लेट तक है। तो अगर हम इसको 2 टाइम 0 to h कर दें, जैसे कि टोटल विड्थ जो है वो 2h थी, आपने 0 से h ले ली, ठीक है, h ले ली, तो ये मिड प्लेन से अपर प्लेट तक के दरमियान जो डिस्टेंस था हमारी डोमेन 0 से h हमने रखी है, तो उसको 2 टाइम्स करेंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसको डायमेंशनलेस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को 13 में पुट करूँगा। किस किस की वैल्यू पुट करनी है, u की, y की वैल्यू पुट करनी है, और h भी जो है वो एक लेंथ स्केल है, इसको भी डायमेंशनलेस करना है। तो इसको h को मैं a से डिवाइड करूँगा, ये 1 आ जाएगा, 0 को h से डिवाइड करूँगा, ये जो है वो 0 ही आ जाएगा। तो u और y की वैल्यू पुट करेंगे तो स्टेरिक के अलावा सारी क्वांटिटी मैंने बाहर ले आई हैं, तो ये क्वांटिटी उधर जाके q से डिवाइड हो जाएंगी, और इस सारे को जो है वो मैं q स्टेरिक कह दूँगा, और स्टेरिक को जब मैं रिमूव करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 31 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 31 जो है वो ये फार्मूला बन गया डायमेंशनलेस वॉल्यूम फ्लो रेट का। अब आपने जो वेलोसिटी कैलकुलेट की है उस वेलोसिटी को इसमें पुट करें। वेलोसिटी को पुट करने के बाद जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करेंगे, तो आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट जो कि इक्वेशन नंबर 32 में गिवन है ये आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।